आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस साल आप लोगों का 2 बार एग्जाम होने वाला है। एक एग्जाम होगा आप लोगों का नवंबर दिसंबर में और एक एग्जाम होगा आप लोगों का मार्च अप्रैल में। तो आप लोगों का जो नवंबर दिसंबर का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट को बताऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर मैं आपको ट्रिक को भी बताऊंगा, जिससे आपको आगे जाकर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ना, जीव जनन कैसे करते हैं, इसको बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे शर्म के बारे में नहीं पढ़ते हैं या फिर कोई टीचर उन्हें अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, इस चैप्टर को मैं आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से और सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। आप लोग केवल और केवल वीडियो पर बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम लोग और चलते जाएंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए जो भी सजीव होते हैं, मतलब जिसमें भी जीवन होता है, मतलब जो सजीव है ना, वह किससे बने होते हैं, तो कोशिका से बने हुए होते हैं। ये आपको क्लास 9th में आपको पता था, आपने क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़ा था कि जितने भी सजीव है, जितने भी प्राणी है जिसमें जीवन होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। यहाँ पर देखिए कोशिका का मैंने एक चित्र भी ले लिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो कोशिका होता है ना, कोशिका में आपका क्या होता है, केंद्रक होता है। जिसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आपका केंद्रक है, ठीक है। कोशिका में आपका क्या होता है, केंद्रक होता है, जिसे हम लोग नाभिक भी बोलते हैं। और ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक में आपका गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। और ये जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में आपका क्या होता है, एक डीएनए होता है, एक प्रोटीन होता है। बात समझिए। देखिए कोशिका में आपका क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक में आपका गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में आपका क्या होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। और ये जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए क्या करता है, माता पिता का जो भी गुण होता है वह क्या करता है, संतानों तक यानी संतति तक ले जाता है। मतलब माता पिता के गुणों को क्या करता है, संतति तक ले जाता है। और देखिए एक बात यहाँ पर, ये जो गुणसूत्र होता है ना, ये जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है एकदम फिक्स्ड होती है। जैसे मनुष्य का अगर बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो मेन रोल है आपका डीएनए का, बात समझिए। ये जो डीएनए है क्या करता है, माता पिता का जो भी गुण होता है, इस गुण को क्या करते हैं, संतति तक ले जाते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं, आप अच्छे तरीके से समझिए। पहले तो आप इस चित्र को देखिए, ठीक है। यहां पर आपको कुछ चित्र दिख रहा होगा। पहले तो ये वाला देखिए, ये जो हमारा मनुष्य का चित्र है, पहले आप इस चीज को समझिए। देखिए ये जो मनुष्य है, यहां पर एक हमारा पुरुष है, एक हमारा स्त्री है, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, जो जन्म देंगे। देखिए ये तो मनुष्य है, दोनों क्या है, मनुष्य है। तो ये जन्म जो देंगे, किसको जन्म देंगे, मनुष्य को ही तो जन्म देंगे। ये जो मनुष्य है ये किसको जन्म देंगे, मनुष्य को ही जन्म देंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हाथी है, देख लीजिए। तो हाथी क्या करेंगे, हाथी को ही तो जन्म देंगे। ये हाथी क्या करेंगे, हाथी को ही जन्म देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर भेड़ है हमारा, तो भेड़ क्या करेंगे, भेड़ को ही जन्म देंगे। ऐसा कभी भी आपने सुना है कि हाथी ने क्या किया, मनुष्य को जन्म दे दिया? ऐसा तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा। मनुष्य कभी भी कोई दूसरे जानवर को जन्म देगा, कभी नहीं देगा। अगर मान के चलिए सपोज दैट, अगर आपके पास एक आम का गुठली है, यानी एक आम का अगर आपके पास बीज है, अगर आप उसको रोपते हैं तो वहां से कभी भी आपका जामुन या फिर कटहल का फल आपको मिलेगा उस पेड़ से? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप आम का पौधा लगाएंगे तो आपको आम का ही फल मिलेगा। बात समझ में आया? तो यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए जो होता है, मतलब यहां पर देखिए जैसे ये मनुष्य है तो उनको भी पता है कि ये मनुष्य है। तो यहां पर जिस प्रकार का गुण है, उसी गुण को इसके संतति, इनका मतलब जो भी मतलब होगा ना, इनका जो भी संतति होगा उसमें ये कन्वर्ट करता है। मतलब ये मनुष्य है तो चलो भाई डीएनए जो होगा वो किसका होगा, मनुष्य का ही होगा, तो वहां से मनुष्य का ही जन्म होगा। बात समझ में आया? जिस प्रकार से यहाँ पर हाथी है तो हाथी में क्या होगा, हाथी का ही जन्म होगा। भेड़ है तो भेड़ में क्या होगा, भेड़ का ही जन्म होगा। आम का अगर आप पौधा लगाते हैं तो आपको आम का ही फल मिलेगा। बस यही तो बात होता है, यही तो हमारा जनन है, यही तो डीएनए का मेन रोल है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब आपको कहने का मतलब यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मतलब कहने का मकसद मेरा यही है कि जो मनुष्य है वो हमेशा मनुष्य को ही जन्म देगा, कभी भी दूसरे कोई जानवर या फिर कोई दूसरे जीव जंतु को जन्म नहीं देगा, बल्कि जो मनुष्य होंगे वो मनुष्य को ही जन्म देंगे। जो हाथी होंगे वो हाथी
को ही जन्म देंगे, कभी भी मुर्गा मुर्गी को जन्म नहीं देंगे। वो बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये जो एक्चुअली में होता है डीएनए का ये मेन रोल होता है, मतलब डीएनए क्या करता है, एक कॉपी करता है। कैसा कॉपी, तो सेम टू सेम कॉपी करता है और उसी प्रकार का संतति का जन्म होता है। बात समझ में आया। तो एक्चुअल में ये था जनन का थोड़ा सा इंट्रो, आपको शायद बहुत ही मजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मजा आने वाला है आपको, आगे देखिए। तो चलिए अब हम लोग जनन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने संख्या में वृद्धि करता है और अपना अस्तित्व कायम रखता है, जनन कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य को ले सकते हैं। जैसे देखिए, मान के चलिए कोई पुरुष है, ये क्या करेंगे, किसी स्त्री से शादी करेंगे, फिर इन लोगों का बाल बच्चा होगा, फिर इन लोगों का जो वंश है ना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और एक्चुअल में क्या होता है कि जो जीव होते हैं ये अपने संख्या में वृद्धि करते हैं और अपना जो अस्तित्व है उसको बनाए रखते हैं। और ये जो प्रक्रिया होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जनन कहते हैं। आगे देखिए क्या है कि सजीव अपने ही जैसे संतति का निर्माण करते हैं। जैसे कभी मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य होगा ना वो मनुष्य को ही जन्म देगा, जो हाथी होगा वो हाथी को ही जन्म देगा, जो भेड़ है वो भेड़ को ही जन्म देगा। मतलब मनुष्य कभी भी आप सुने कि मनुष्य ने कभी भी मुर्गा को जन्म दिया, मुर्गी को जन्म दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे देखिए आगे क्या है, जीव जनन क्यों करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में इनका जनन करने का जो मकसद है अपने संख्या में वृद्धि करना और अपना जो अस्तित्व है उसको बनाए रखना। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अपनी संतति की आबादी को कायम बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो समान जीन संरचना वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं। ठीक है, देखिए जो जनन होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डीएनए के बारे में। ठीक है, तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा और डिटेल ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में अच्छे तरीके से बताता हूँ। जी देखिए, डीएनए का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए जो होता है कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, यानी देखिए डीएनए क्या करता है, माता पिता का जो गुण होता है उसको संतति तक पहुंचाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। आनुवंशिक गुणों का संदेश डीएनए अणुओं में होता है। जनन की जो मूल घटना है डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। ठीक है, जनन की जो मूल घटना क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। मतलब एक्चुअली बात क्या है, जो डीएनए होता है ना ये क्या करता है, जो जनन में देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मनुष्य होंगे वो मनुष्य को ही जन्म देंगे। एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी करता है। कौन करता है, डीएनए करता है। और जनन का जो मूल घटना वो डीएनए की प्रतिकृति बनाना ही है। आगे देखिए क्या है कि जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृति बनती है और यहाँ पर कुल मिलाकर दो प्रतिकृति बनती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर नवंबर दिसंबर का जो पैटर्न है वहां पर जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग बात कर रहे हैं। आगे क्या है कि जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब कोशिका क्या होती है, तो मर जाती है। कोशिका क्या होती है, उस केस में मर जाती है। आगे देखिए, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन। तो देखिए अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, अलैंगिक जनन में एकल जीव नए जीवों का निर्माण करता है। एक्चुअल में अलैंगिक जनन में क्या होता है, आपका केवल और केवल एक ही जीव होता है और लैंगिक जनन में आपका दो जीव होता है, एक आपका नर होता है और एक आपका मादा होता है। आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए यहाँ पर जो अलैंगिक जनन के जो प्रकार है जैसे कि द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, ठीक है, पुनरुद्भवन, कायिक प्रवर्धन, यहाँ पर मैं आपको ये सब का डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो एग्जाम में आपका जिस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसके बारे में आप हमें कंप्लीट डिटेल बताइए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, मैं आपको कंप्लीट डिटेल भी बता दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, खाली आपका एक ही काम रहेगा, आपको केवल केवल पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि जो द्विखंडन होता है किसमें किसमें होता है, तो अमीबा में होता है, जीवाणु जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है, यूग्लिना में होता है, पैरामीशियम में होता है। बहुखंडन किसमें किसमें होता है, तो अमीबा में होता है, प्लेज्मोडियम में होता है जिसे हम लोग मलेरिया परजीवी भी बोलते हैं, शैवाल में होता है। ठीक है, मुकुलन किसमें किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है। पुनरुद्भवन किसमें किसमें होता है,
प्लेनेरिया में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है, हाइड्रा में होता है। और देखिए यहाँ पर पुनरुद्भवन का और एक नाम है पुनर्जन्म, और इसको हम लोग अपखंडन भी बोलते हैं। कायिक परिवर्धन या फिर कायिक जनन ये किस में होता है? आलू में होता है, ब्रायोफिलम में होता है, गन्ना में होता है, शकरकंद में होता है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, जैसे कि मान के चलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोलूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन। तो आपको बताना है, आप पढ़े होंगे तब ना आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि प्लेनेरिया में आपका क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। तो जो पुनरुद्भवन वाला जो ऑप्शन रहेगा उस पर आपको टिक करना है, उस पर आपको गोल बनाना है होमवर्क शीट पर। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या है? आगे है आपका लैंगिक जनन। तो मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन में आपका क्या होगा? 2 भिन्न लिंग जैसे कि आपका नर और मादा भाग लेते हैं, मतलब एक आपका पुरुष होगा और एक आपका स्त्री होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं मानव और पुष्पी पौधे, मतलब जो पुष्पी जो पौधे होते हैं, जिस पौधे में आपका पुष्प होता है उसमें वैसे पौधे और जो मानव होते हैं इन लोग लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पुष्प में लैंगिक जनन, मतलब ये जो पुष्पी पौधे होते हैं यहाँ पर लैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए जो भी पुष्पी पौधे होते हैं, मतलब पुष्प वाले जो भी पौधे होते हैं, ठीक है, देखिए एक्चुअली में जो पौधा होता है ना, पौधा में जो जनन होता है किस भाग में होता है? तो पुष्प में होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। वही मैंने लिखा है कि पौधों में जनन पुष्प में होता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका लैंगिक जनन होगा तो एक आपका होगा नर और एक आपका होगा मादा, यानी एक होगा आपका पुरुष और एक होगा आपका स्त्री। तो यहाँ पर देखिए पुष्प का जो नर जनन अंग है, मतलब जो नर जनन अंग है उसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। अभी मैं आपको मानव के बारे में भी बताऊंगा, पहले आप पुष्प के बारे में जान लीजिए। तो पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के 2 भाग यानी कि 2 अंग होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक भाग को बोलते हैं परागकोश या फिर एंथर, और दूसरे भाग को बोलते हैं तंतु या फिर फिलामेंट। बात समझ में आ गया? जो पुंकेसर है ना ये परागकण बनाते हैं, और ये जो परागकण होते हैं ये सामान्यतः पीले होते हैं, यानी कि पीले कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। जो परागकोश है, परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। आगे देखिए, पुष्प के मादा जनन अंग, जो मादा जनन अंग है क्या है? आपका स्त्री केसर है, जिसे हम लोग अंडप भी कहते हैं। और ये जो स्त्री केसर या फिर ये जो अंडप है इसके 3 भाग है, यानी कि इसके 3 पार्ट है। क्या क्या है? तो वर्तिका है, वर्तिकाग्र है और अंडाशय है, ठीक है। और अंडाशय में क्या है? तो स्त्री केसर यानी कि अंडप होते हैं। अंडाशय में क्या होते हैं? स्त्री केसर यानी कि अंडप होते हैं। आगे देखिए, पौधे में नर तथा मादा युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? तो नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? तो परागकोश में पाए जाते हैं। और मादा युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडाशय में पाए जाते हैं। आगे देखिए कि पौधे के किस अंग में बीजांड पाया जाता है? तो अंडाशय में ही हमारा बीजांड पाया जाता है। फिम्ब्री नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में फिम्ब्री नामक संरचना पाई जाती है। इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे आपका क्या है? एक लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प किसको बोलेंगे? जिसमें आपका पुंकेसर या फिर स्त्री केसर दोनों में से कोई एक हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। जैसे आपका पपीता हो गया, तरबूज हो गया इत्यादि, ठीक है। उभयलिंगी पुष्प किसको बोलेंगे? जिसमें आपका पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होगा। जैसे कि आपका हो गया उड़हुल का पुष्प, सरसों का पुष्प, गुड़हल का पुष्प, ये सब जो चीज है ये क्या है? उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं निषेचन। तो निषेचन क्या होता है? तो देखिए, जब ये जो नर युग्मक है और ये जो मादा युग्मक है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं निषेचन। तो चलिए अब हम लोग मानव में लैंगिक जनन को देखते हैं। तो देखिए, मानव में लैंगिक जनन मैंने आपको शुरू में ही बताया, लैंगिक जनन तभी होता है जब आपका 2 लिंग वाले प्राणी रहे, 2 लिंग वाले जीव रहे, एक आपका स्त्री होगा, एक आपका पुरुष होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा नर है, यानी जिसको हम लोग पुरुष बोलते हैं, और एक हमारा मादा है जिसको हम लोग स्त्री कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नर में क्या होता है? नर युग्मक होगा जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, मतलब नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। और जो मादा युग्मक है वह क्या है? अंडाणु। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा नर युग्मक और जब मादा युग्मक जब मिल जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं निषेचन। यानी कहने का मतलब जब हमारा शुक्राणु और अंडाणु जब मिल जाता है तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं,
ठीक है। अब देखिए ये जो नर युग्मक है यानी ये जो शुक्राणु है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये विरेचन से उत्पन्न होता है। और ये जो अंडाणु है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अंडाशय से उत्पन्न होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो विरेचन में होता है। विरेचन की संख्या कितनी होती है, तो विरेचन की संख्या 2 होती है। अब थोड़ा सा हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नर यानी कि पुरुष में जो हार्मोन पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और मादा यानी कि स्त्री में जो पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन, ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो विरेचन से उत्पन्न होता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन और ये जो एस्ट्रोजन है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अंडाशय से उत्पन्न होता है। ये सब बात आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आगे कुछ क्वेश्चंस है। क्या है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी नली में होता है। मानव में भ्रूण विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में भ्रूण विकास होता है। किस संरचना द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, तो ये जो संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं अपरा या फिर प्लेसेंटा। एक हमें पढ़ना है आरएनए, तो आरएनए का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म या फिर मासिक धर्म या फिर मासिक चक्र कहते हैं। आप देखते होंगे या फिर आप सभी को पता है, ठीक है। देखिए जो पैड का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। इस पर एक मूवी भी बना हुआ है पैडमैन, तो आप लोगों ने देखा होगा। एक्चुअल में जो स्त्रियां होती है, जो लड़कियां होती है, उन लोग पैड का यूज करती है। अब क्यों करती है, इसी के चलते। ये जो ऋतुस्राव है, रजोधर्म है, मासिक धर्म है, यानी ये जो मासिक जाता है ना इन लोगों का, इसी के चलते लोग पैड का यूज करते हैं। महिला में मासिक चक्र की जो अवधि होती है 28 दिनों की होती है। देखिए यहाँ पर ये आपको आंसर हमेशा 28 दिन ही बताना है, लेकिन किसी किसी का 28 से 35 दिन तक का भी होता है, ठीक है। अंडोत्सर्ग रजोधर्म के 12 से 14 दिन बाद होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको 12 से 16 दिन भी दिखेगा, लेकिन ये 12 से 16 दिन वाला आपको नहीं देखना है। ये जो 12 से 14 है ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। मादाओं में प्रायः 15 वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है। लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की आयु यौवन की आयु होती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, यहाँ पर एड्स है, शायद आप लोग नाम भी सुने होंगे। ये जो एड्स होते हैं ना, ये जीवाणु यानी कि वायरस के कारण होते हैं। बात समझ में आया। परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाए कि एड्स किसके कारण होता है, तो आप बोलेंगे जीवाणु के कारण, या फिर अगर ऑप्शन में वायरस लिखा रहे, वायरस जीवाणु जो भी लिखा रहेगा आपको बताना है। जीवाणु को ही इंग्लिश से वायरस बोलते हैं। तो जो एड्स होता है वो जीवाणु के कारण, यानी कि जो एड्स होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं। और कौन से वायरस के कारण, तो HIV वायरस के कारण होते हैं। आगे देखिए, गर्भ निरोध युक्तियां अपनाकर गर्भ धारण रोका जा सकता है। और यहाँ पर गर्भ निरोध की जो युक्तियां हैं, जैसे कि कॉन्डम हो गया, गर्भ निरोध गोलियां हो गया, कॉपर टी हो गया, नसबंदी हो गया इत्यादि, ठीक है। जो मेढक होते हैं, मेढक में कैसा होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। उभयलिंगी जंतु जैसे कि केंचुआ हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब क्या है, उभयलिंगी जंतु है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। शायद आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।